हाय गाइस, वेलकम बैक टू रस्ट फिटनेस। एंड हम लोगों की जो ऑडियो बुक की सीरीज़ थी उसका एक और एपिसोड हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट एपिसोड में पता किया था कि हमारी ओबेसिटी का मेन रीज़न क्या है। हमें ये भी पता लगा कि ओबेसिटी का मेन रीज़न सिर्फ एक्स्ट्रा खाना खाना नहीं है, और भी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो कैलोरीज आई कहाँ से। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओबेसिटी क्या हम लोग इनहेरिट करते हैं। मतलब अगर मेरे मम्मी पापा मोटे हैं तो क्या मैं भी मोटा होऊंगा। अगर मेरे मम्मी पापा को मेरे को किसी ने अडॉप्ट करा है, या अगर मेरे को जिसने अडॉप्ट किया है वो लोग पतले हैं, तो क्या मैं पतला हो जाऊंगा, या मेरे वही ट्रेड्स रहेंगे जो मेरे एक्चुअल माँ बाप के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इनहेरिटिंग ओबेसिटी। इट इज़ फेयरली ऑब्वियस दैट ओबेसिटी रन्स इन फैमिलीज़। ये हम लोगों को हमेशा से लगता आया है कि ओबेसिटी पीढ़ी दर पीढ़ी, दैट मीन्स जनरेशन बाई जनरेशन आती गई है। ओबीस चिल्ड्रन ऑफन हैव ओबीस सिबलिंग्स। मोटे बच्चों के मोटे भाई बहन होते हैं। ओबीस चिल्ड्रन बिकम ओबीस अडल्ट्स। मोटे बच्चे आगे चल के ओबीस अडल्ट बनते हैं। ओबीस अडल्ट्स गो ऑन टू हैव ओबीस चिल्ड्रन। और वही बच्चे, उनके जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चे भी मोटे होते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद 200% टू 400% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अडल्ट ओबेसिटी। जितने बच्चे बचपन में मोटे रहे हैं उन बच्चों में 200 से 400% श्योरिटी रहती है कि वो आगे चल के भी मोटे ही रहेंगे। दिस इज़ एन अनडिनाइएबल फैक्ट। ये एक फैक्ट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। द कंट्रोवर्सी रिवॉल्व्स अराउंड वेदर दिस ट्रेंड इज अ जेनेटिक और एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इस बारे में बहुत डिस्कशन होता है पूरी दुनिया में कि क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, या इसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय आवर न्यूट्रिशन। मतलब अगर हम अपना न्यूट्रिशन ठीक करें तो क्या इससे हम बदल सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मोटे थे तो मैं भी मोटा होऊंगा, इसको बदला नहीं जा सकता। तो आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसे न्यूट्रिशन के द्वारा बदला जा सकता है। फैमिली शेयर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट में लीड टू ओबेसिटी। फैमिलीज जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। मेरे अगर बच्चे होंगे तो मैं अपनी ट्रेड्स उनको ट्रांसफ़र करूँगा। अगर मैं मोटा हूँ तो बहुत हाई चांसेस है कि मेरा बच्चा भी मोटा होगा। हाउएवर ओबेसिटी हैज़ बिकम रैम्पेंट ओनली सिंस 1970s। बट एक चीज़ और है, अगर ये बात सच होती तो ओबेसिटी 1970s के बाद ही इतनी क्यों बढ़ी, पहले क्यों नहीं बढ़ी। आवर जीन्स कुड नॉट हैव चेंज्ड विद इन सच अ शॉर्ट टाइम। इतने सालों से जो हमारे जेनेटिक्स चेंज नहीं हुए थे, ये पिछले 50 साल में ही अचानक से इतने चेंज कैसे हो गए। एक चीज़ और, जेनेटिक्स कैन एक्सप्लेन मच ऑफ देयर इंटर इंडिविजुअल रिस्क ऑफ ओबेसिटी बट नॉट वाई द इंटायर पॉपुलेशन हैज़ बिकम ओबीस। जेनेटिक्स ये बता सकते हैं कि कोई इंसान मोटा होगा ज़्यादा या नहीं होगा, या उसके मोटा होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं, बट वो कभी ये नहीं बता सकता कि पूरी पॉपुलेशन या पूरी पूरी सोसाइटी वो मोटी क्यों हो रही है। नॉनदलेस फैमिलीज लिव इन सेम इन्वायरमेंट। एक चीज़ और, सारे परिवार एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर कोई एक लोकेलिटी है, कोई एक कॉलोनी है जिसमें 100 परिवार रह रहे हैं और सारे मोटे हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या सारे सबके माँ बाप मोटे थे? नहीं, शायद किसी खाने की इशू हो, शायद उनके डाइजेशन में कोई इशू हो, या उनके खाने के टाइप में कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये हम लोगों को पता लगाना है। और मेनली ये ऐसा इसलिए पता लगाना है क्योंकि एक टाइप के लोग, एक इलाके के लोग एक टाइप का खाना खाते हैं, तो हो सकता है टाइप ऑफ फूड भी मैटर करता हो। Families often share cars, live in same physical space, and will be exposed to the same chemicals that may cause obesity, so-called chemical obesogens। मतलब families एक ही कार में ट्रैवल करती हैं, एक ही जगह में रहती हैं, सेम केमिकल्स उनको एक्सपोजर मिलता है, और हो सकता है कि वो केमिकल्स उनको मोटा करने में हेल्प करें। एग्जाम्पल, पैकेज फूड। मैं किसी एरिया में हूँ जहाँ पे एक सुपर स्टोर है जो खुद अपने पैकेज फूड बनाता है। वो उन पैकेज फूड में हो सकता है कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ करता हो जो हमें मोटा कर रहे हो, तो उस इलाके के सारे लोग नेचुरली मोटे होंगे। ये चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। फॉर दीज रीजन्स मैनी कंसिडर द करेंट इन्वायरमेंट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी। इसी वजह से लोगों को ये भी लगता है कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी हमारे मोटा होने का बहुत मेजर रीज़न है। पुरानी थियोरीज जो थी ओबेसिटी की, वो सीधे सीधे ये बोलते थे कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जो हमारे गलत ईटिंग या गलत खाने की आदतों को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज ना करें इसको भी बढ़ावा देता है। पर क्या खाना उसमें मैटर नहीं करता? डाइटरी एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स हैव चेंज्ड कंसिडरेबली सिंस द 1970s। खाने की आदतें एक्चुअली में 1970s के बाद से ही बदली हैं। और वो कौन सी आदतें थी? कम फैट खाओ, हाई कार्बोहाइड्रेट खाओ।
इंक्रीज नंबर ऑफ ईटिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर डे, दिन में 6 बार ही खाना खाओ। मोर मील्स ईटिंग आउट, आप बाहर जाके ज़्यादा खाओ। बाहर जाके ज़्यादा खाओ मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ पर ज़्यादा खाओ। एंड मोर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स का जो एक्सप्लोजन हुआ है एकदम से, वो पिछले 50 साल में ही एकदम से बढ़ा है। पहले हम लोगों को इतने फास्ट फूड आउटलेट्स नहीं मिलते थे जितने आजकल हैं। हर गली हर जगह पे आपको नूडल्स वाले मिल जाएंगे। मोर टाइम स्पेंट इन कार्स एंड व्हीकल्स, दुनिया ट्रैवल करने के लिए चल के जाना पसंद नहीं करती, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटी ऑफ वीडियो गेम्स, बच्चे वीडियो गेम में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बाहर खेलना पसंद नहीं करते। कंप्यूटर्स, डाइटरी शुगर, हमारे खाने में चीनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर पैकेज फूड में चीनी आ रही है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एंड इंक्रीज्ड पोर्शन साइजेस। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS हमारे खाने में प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड किया गया है, साथ ही साथ पोर्शन साइज इंक्रीज़ किया गया है। मतलब हम लोग जितना खाते थे पहले, अगर हम कम खा रहे थे तो अब हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि हम लोग कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। एनी और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू द ओबेसोजेनिक इन्वायरमेंट। इनमें से कोई एक या सारे फैक्टर्स हमारे मेरे मोटा होने का कारण हो सकते हैं। इसी वजह से जो आजकल की थियरीज है ओबेसिटी की, दे डिस्काउंट द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। इसका मतलब जेनेटिक्स, मेरे माँ बाप मोटे थे या नहीं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही इतना ख़राब है आजकल। ऑल्सो बिलीविंग इंस्टेड दैट कंजम्पशन ऑफ एक्सेस कैलोरीज लीड टू ओबेसिटी। मतलब ये सारे फैक्टर्स अगर हम अकाउंट में लें तो हम लोग इस फैक्टर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ ज़्यादा खाने से मोटे हो रहे हैं। ईटिंग एंड मूविंग आर वॉलेंटरी बिहेवियर्स आफ्टर ऑल विद लिटिल जेनेटिक इनपुट। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाना खाना और एक्सरसाइज करना ये हमारे दिमाग की देन है। मैं सोच के ये चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे को भूख लगाना मेरा हार्मोन्स का काम है। मैं उस भूख लगने पे खाना खाऊं या ना खाऊं, ये मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन है। मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन है। पर कई लोग एक्सरसाइज नहीं करके भी पतले रहते हैं और कई लोग एक्सरसाइज करके भी मोटे रहते हैं। इसका मतलब एक्सरसाइज से हमारे मोटे या पतले होने का कुछ खास रिलेशन नहीं है। अब एक चीज़ आती है, सो एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ रोल डज जेनेटिक्स प्ले इन ह्यूमन ओबेसिटी। सवाल ये उठता है कि मेरे माँ बाप मोटे थे या नहीं, ये कितना मैटर करेगा मेरे मोटापे पे। मैं मोटा बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये मेरे मम्मी पापा के मोटापे पे कितना डिपेंड करेगा। नेचर वर्सेस नर्चर, मेरा बॉडी का नेचर कैसा है वर्सेस नर्चर, मेरा पालन पोषण कैसा हुआ है। Classic method for determining the relative impact of genetic versus environmental factors is to study adoptive families, thereby removing genetics from the equation. इसका सबसे आसान तरीका है उन बच्चों के बारे में स्टडी करो जिनको कहीं से अडॉप्ट किया गया है या उनके असली माँ बाप की जगह किसी और ने उन्हें पाला है। इससे हम लोग कैसे, यह पता कैसे लगाया गया, बेसिकली इन लोगों ने एक अच्छी खासी स्टडी करी जिसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स का डेटा कहीं से ढूंढ के निकाला गया। एक्चुअली में बायोलॉजिकल पेरेंट्स का डेटा ढूंढा नहीं जा सकता था, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ईजिली लीक आउट नहीं होती। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने समहाउ डेटा अरेंज करा, जिन बच्चों को अडॉप्ट किया गया था उनके असली माँ बाप के बारे में पता लगाया और फिर ये डेटा कंपेयर करा। 540 बच्चों का डेटा मिला, जिनमें से बेसिकली ये पता लगाया गया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पता लगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, किस इन्वायरमेंट में वो पाले गए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देन अडॉप्टीज़ शुड रिजेंबल देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर या किस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जो बच्चे अडॉप्ट हुए हैं उनका नेचर या उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स जिन्होंने उन्हें अपनाया है उनके जैसा होना चाहिए, असली माँ बाप के जैसा नहीं होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं निकला। मोटे माँ बाप के बच्चे मोटे ही रहे। मोटे माँ बाप के बच्चों को अगर पतले माँ बाप ने अपनाया है तो वो बच्चे पतले नहीं हुए। नो रिलेशनशिप whatsoever was discovered between the weight of adoptive parents and the adoptees. वेट का लिंक अपनाए हुए बच्चों में और माँ बाप में लिंक कहीं भी नहीं था। मोटे माँ बाप के बच्चे मोटे ही रहे, चाहे पतले माँ बाप के साथ रहते हों। ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी और ये चीज़ हम लोगों ने स्टडीज़ के बेसिस पे रियलाइज़ करा है।
यहाँ पे मैंने बताया था इस बुक में कोई भी स्टडी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो जानवरों के ऊपर हिट एंड ट्रायल की गई हो, सारी ह्यूमन स्टडीज़ की बात की जाएगी। वेदर अडॉप्टिव पेरेंट्स वर थिन और फैट मेड नो डिफरेंस इन द इवेंचुअल वेट ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्ट करने वाले माँ बाप मोटे या पतले थे, इससे बच्चे के वजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय द अडॉप्टिव पेरेंट्स वॉज लार्जली इररिलेवेंट। अडॉप्ट करने वाले माँ बाप ने बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट दिया, कैसा खाना दिया, ये इससे बच्चे के वेट पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। ये काफ़ी शॉकिंग बात थी, क्योंकि अगर कैलोरी बेस्ड थ्योरी सही थी तो कम खाने वाले माँ बाप के कम खाने वाले बच्चे भी पतले होने चाहिए थे, ज़्यादा खाने वाले माँ बाप के अडॉप्टेड बच्चे जो ज़्यादा खा रहे हैं वो भी मोटे होने चाहिए थे। बट ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि कैलोरी वाली थियोरी एक फॉल्स थियोरी थी और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं करती। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि डाइटरी हैबिट, क्या खाता है बच्चा, फास्ट फूड खाता है या नहीं खाता, जंक फूड खाता है या नहीं खाता, टॉफ़ी ज़्यादा खाता है या नहीं खाता, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ कार्स, प्ले ग्राउंड है या नहीं है, कौन सा स्पोर्ट खेलता है या नहीं खेलता, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट खाना पीना उतना मैटर नहीं करता था। अब बट दे प्ले वर्चुअली नो रोल। ये चीज़ें मैटर करती थी ऐसा माना जाता था, बट इनका कोई खास रोल नहीं था बच्चे के मोटापे पे। इनफैक्ट द फैटेस्ट अडॉप्टीज हैड द थिनेस्ट अडॉप्टिव पेरेंट्स। कई बार ऐसा भी देखा गया कुछ केसेस में कि जो बच्चे बहुत मोटे थे उनके माँ बाप बिल्कुल पतले थे। तो उनमें क्या लिंक मिलेगा, खाने पीने से असर नहीं पड़ा इतना। कंपेयरिंग अडॉप्टीज टू their बायोलॉजिकल पेरेंट्स yielded a considerably different रिजल्ट। जब बच्चों को उनके असली माँ बाप से कंपेयर किया गया तो टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिला। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिला दोनों के वेट में। मोटे माँ बाप के मोटे बच्चे मिले, पतले माँ बाप के पतले बच्चे मिले। बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैड वेरी लिटिल और नथिंग टू डू विद रेजिंग दीज चिल्ड्रन। असली माँ बाप ने अपने बच्चों को तो पाला तक नहीं था, फिर भी बच्चे वैसे ही बने जैसे उनके माँ बाप थे। एंड एक्सरसाइज भी नहीं कराई उन लोगों ने। येट द टेंडेंसी टुवर्ड्स ओबेसिटी फॉलोड देम लाइक डकलिंग्स। मतलब बतख के पीछे जैसे उसके बच्चे पीछे पीछे फटाफट भाग जाते हैं, वैसे ही मोटे माँ बाप के बच्चे मोटे ही बने, चाहे किसी ने भी पाला उन्हें दुनिया में। When you took a child away from their obese parents and placed them into a thin household, the child still became obese. मोटे माँ बाप के बच्चों को उठा के पतले घर वालों के घर में रखा तो भी बच्चे मोटे ही निकले। What was going on? हो क्या रहा था एक्चुअली में? इसके लिए एक और स्टडी की गई, जुड़वां बच्चों की। Studying identical twins raised apart is another classic strategy to distinguish environmental and genetic factors. ये स्टडी में इन लोगों ने जुड़वां बच्चों को दो अलग अलग इन्वायरमेंट में पाला पोसा। आइडेंटिकल ट्विंस शेयर आइडेंटिकल जेनेटिक मटीरियल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस शेयर 25% ऑफ देयर जीन्स। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस जिनकी शक्ल सूरत बिल्कुल सेम थी, उन बच्चों में सेम जेनेटिक मटीरियल है। साथ ही साथ जब ये स्टडी की गई तो कंपैरिजन ऑफ देयर वेट्स वुड डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। मतलब उनको अलग अलग पालन पोषण दिया, उनको अलग अलग जगह पे पाला, अलग अलग इन्वायरमेंट में पाला, उसके बाद उनका वेट चेक किया गया। ये भी एक शॉकिंग रिजल्ट था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द वेरिएंस इन ओबेसिटी इज़ फेमिलियल। मतलब 70% तक उनके रिजल्ट सेम थे। बहुत थोड़ा ही फैक्टर था जो इन्वायरमेंट डिपेंडेंट रहा था। 70% उन लोगों के ट्रेट लगभग बिल्कुल सेम आए। 70% of your tendency to gain weight is determined by your parentage. आप वज़न गेन करते हैं या नहीं करते हैं, ये 70% तक आपके माँ बाप पे डिपेंड करता है। आप कैसा जेनेटिक मटेरियल लेके पैदा हुए हो। खाने पे सिर्फ 30% डिपेंड करता है। ओबेसिटी इज़ ओवरवेलमिंगली इनहेरिटेड। यूजुअली दुनिया में मैक्सिमम लोग अपना मोटापा पहले से लेकर आए हैं। सैडली खाने पे इतना कुछ असर ही नहीं था। 30% ही खाना कंट्रोल करता है। खाना उसको ट्रिगर करके काफ़ी बढ़ा सकता है, नो डाउट, बट खाना प्राइमरी रीज़न है ही नहीं आपके मोटा होने का। हाउएवर इट इज़ इमीडिएटली क्लियर दैट इनहेरिटेंस कैन नॉट बी द सोल फैक्टर लीडिंग टू द ओबेसिटी एपिडेमिक। बट ये चीज़ भी सही है कि ओबेसिटी का जिस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हम इनहेरिटेंस पे या अपने माँ बाप से हम लोग जो लेकर आए इस पर हम लोग ब्लेम नहीं डाल सकते। इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी हैज़ बीन रिलेटिवली स्टेबल थ्रू द डेकेड्स, क्योंकि
1970 से पहले मोटापा इतना था ही नहीं, तो अचानक से क्यों बढ़ गया? मोस्ट ऑफ द ओबेसिटी एपिडेमिक मटीरियलाइज्ड विद इन अ सिंगल जनरेशन। ये पिछले 50 साल की जनरेशन में ही एकदम से क्यों फट के आया है? ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ है ओबेसिटी का? अवर जीन्स हैव नॉट चेंज्ड इन दैट टाइम स्पेन, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्शन? मतलब हमारे जीन्स पिछले 50 साल में तो बदल नहीं सकते, बिकॉज जेनेटिक म्यूटेशन को कई हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं हमारा जेनेटिक म्यूटेशन होने में। मेरे जीन्स एकदम से 50 साल में पूरे बदल नहीं सकते। तो ऐसा क्या हुआ है हमारे खाने में या हमारे एनवायरनमेंट में, या पिछले 50 साल में ऐसा हो ही क्या गया है कि हमारा ओबेसिटी या मोटापा इतना बढ़ गया है? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, जिसे उन लोगों ने बोला थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। उन लोगों ने बोला, हाइपोथेसिस का मतलब है किसी ने एक बात बोल दी कि हाँ ऐसा हुआ होगा, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी थियोरी। उन्होंने बस एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने बोला कि सारे ह्यूमंस आर एवोल्यूशनरी एंड वी वर प्री डिस्पोज्ड टू गेन वेट एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। मतलब ह्यूमंस, हम इंसान निरंतर, या मतलब एवोल्यूशनरी का मतलब है कि हम लोग कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, हमें बदलाव आते रहते हैं टाइम टू टाइम समय के हिसाब से सर्वाइवल के लिए। और हम इंसान फैट गेन करते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए। मतलब कभी अगर गलती से इंसान को जंगल में खाना ना मिले, इसी वजह से हम लोग बहुत सारा खाने की टेंडेंसी रखते हैं ताकि हम मोटे हो जाएं, और जब हमें खाना ना मिले तो हम अपने फैट पे ज़िंदा रह सकें। ये एक बहुत ही बेसलेस चीज़ बोली गई थी। इसके ऊपर क्यों बेसलेस है ये आपको अभी पता लगेगा। ऐसा इन लोगों ने इसलिए बोला कि हम एंशियंट टाइम पे खाना कम मिलता था, जंगल में घूमते थे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं था। इसी वजह से भूख इतनी पावरफुल होती थी और हम लोगों का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता था कि जितना खाना मिले हम लोग खा जाएं। अब थ्रिफ्टी जीन का मतलब है कि हमारे जीन ऐसे थे कि वो हमें बोलता था जितना भूख हो उतना खा जाओ, सारा खा जाओ जितना खाना मिल रहा है, क्योंकि हमें वेट गेन करना है ताकि सर्वाइवल एडवांटेज मिले, हम जीवित रह पाएँ जंगल में, चाहे हमें आगे चल के खाना ना मिले कभी। तो उस केस के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, इसलिए मोटे हो जाओ थोड़े से। इंक्रीजिंग बॉडीज फूड स्टोर्स और फैट परमिटेड लॉन्गर सर्वाइवल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्कार्स और नो फूड। मतलब अगर कभी खाना नहीं मिला तो मैं अपने फैट से ज़िंदा रखूँगा खुद को। दोज हु टेंडेड टू बर्न कैलोरीज। अब उन्होंने ये भी बोला जिनकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती थी वो लोग मर जाते थे, जिनकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न करती थी वो लोग ज़िंदा रह जाते थे। बट वी आर सिंपली फॉलोइंग। एंड अगर आज के टाइम पे भी कोई इंसान ज़्यादा खाता है या मोटा होता है तो हम लोग सिर्फ अपने एंशियंट या अपने जीन्स को ही तो फॉलो कर रहे हैं। मोटा होने में कोई गलत बात नहीं है। कैसे गलत बात नहीं है? ये मोटापा पिछले 50 साल में ही क्यों आ रहा है फिर? उससे पहले हम लोग कभी मोटे क्यों नहीं थे? आपको एंशियंट वॉल्स पे या एंशियंट स्टिक फिगर्स में हमेशा लीन लोगों की ड्राइंग्स क्यों मिलती थी, कभी मोटे लोगों की ड्राइंग्स क्यों नहीं मिली? आप हिस्ट्री में हमेशा देखना, हिस्ट्री में ओबेसिटी का कुछ खास डिस्कशन है नहीं। अब लाइक अ डीकम्पोजिंग वाटरमेलन दिस हाइपोथेसिस सीम्स क्वाइट रीजनेबल ऑन द सरफेस। अब एक चीज़ और है कि हमें लगता है कि ये जो बात बोली गई है बिल्कुल सही है, बट अगर हम इसी को और डीप में ढूंढें, इसकी डेप्थ में जाएं, तो हमें पता लगता है ये थ्योरी कितनी फॉल्स है। दिस थ्योरी हैज़ लॉन्ग सीज्ड टू बी टेकन सीरियसली। ठीक है, मीडिया में ये आज भी बताई जाती है, बट इसके फ्लॉज हैं। क्या फ्लॉज हैं अभी बताते हैं। मोस्ट ऑब्वियस प्रॉब्लम इज़ दैट सर्वाइवल इन द वाइल्ड डिपेंड्स ऑन नॉट बीइंग ईदर अंडरवेट और ओवरवेट। जंगल में ज़िंदा रहने का जो डिसीजन होता है या ज़िंदा रहने की जो कंडीशन होती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि कोई इंसान मोटा है या पतला है। अ फैट एनिमल इज स्लोअर एंड लेस एजाइल देन इट्स लीनर काउंटर पार्ट। एक मोटा जानवर यूजुअली ज़्यादा तेज़ नहीं भागेगा अपने अपने ही पतले साथी से। मतलब अगर दो इंसान है, एक मोटा है एक पतला है, तो डेफिनेटली मोटा आदमी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, तो जंगल में कायदे से उसके मरने के चांसेस तो ज़्यादा होंगे। और नेचर हमें खुद से ज़बरदस्ती मोटा रहने को नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर हम मोटे रहे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, प्रीडेटर्स वुड प्रेफरेंशियली ईट द फैटर प्रे ओवर द हार्डर टू कैच। जानवर भी उसको मारना पसंद करेगा जो भाग नहीं पाता, जो भाग जा पाता है उसको क्यों मारेगा? क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। बट बाय द सेम टोकन द फैट प्रेडेटर्स वुड फाइंड इट मच मोर डिफिकल्ट टू कैच लीन एंड स्विफ्ट प्रे। इसका मतलब
मोटे जानवरों को भी पतले मोटे लोगों को पकड़ना, मोटे जानवरों के लिए भी हंटिंग करना उतना ही मुश्किल होगा जितना पतले जानवरों के लिए आसान है। ये सारी चीज़ें हमें एक चीज़ की तरफ इशारा हमेशा करती है कि पतला रहना नेचुरली नेचर चाहता था, ताकि हंटिंग आसान हो जाए, या हम लोग अपने हंटिंग जो जानवर हम लोगों का शिकार करने के लिए आ रहे हैं हम उससे भाग पाएँ, हम उससे बच पाएँ। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। बॉडी फैटनेस डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज। जिन लोगों ने बोला कि मोटा होना सर्वाइवल एडवांटेज था, ये डिबेटेबल है, क्योंकि मोटा होना सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। मोटा होने से शायद मेरी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो रही है। बट इंस्टेड, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन अ फैट ज़ीब्रा इन द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल? हाउ अबाउट फैट लायन एंड टाइगर्स? एक चीज़ और, वो जानवर जो कई सालों साल से जंगल में रहते आ रहे हैं, आपने कभी मोटा चीता पतला चीता नहीं देखा। ये बात मैं पिछली बार डिस्कस करी थी। हम लोगों ने कभी ज़ेब्रा के जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, हमने पतली भैंसें नहीं देखी होंगी, अनलेस उसे इंसानों ने पाल के खाना देना बंद कर दिया हो। बट जितने भी जंगली जानवर होते हैं जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, आपने कभी हाथी पतला नहीं देखा होगा, मोटा शेर पतला शेर नहीं देखोगे आप जंगल में, मोटा चीता पतला चीता, मोटा कुत्ता पतला कुत्ता। ये सब वेरिएशन ह्यूमन हैबिटेट में ही क्यों मिलता है? क्योंकि खाना हम लोगों ने अपना दिमाग चला के चेंज किया है। जो लोग अपना नेचुरल फूड हमेशा से खाते आए हैं, उन लोगों में बदलाव आए ही नहीं हैं। उन किसी भी स्पीशीज़ में बदलाव नहीं आए। आपको कभी हिप्पोपोटामस पतले नहीं मिलेंगे जो जंगल में आराम से मस्त रह रहे हैं। द अजम्पशन दैट ह्यूमन्स आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू ओवर ईट इज़ इनकरेक्ट। इंसान हमेशा से ज़्यादा खाने के लिए बना था, ये भी गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स हैं जो हमें बताते हैं कि कब भूख मिट गई है मत खाओ, कब भूख लग रही है खाओ। अब एक चीज़ और, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स हमें बताते हैं अब खाना है अब नहीं खाना है। आपने शादी में बुफे खाया, मन भर के खाया, उसके बाद अगर आप आइसक्रीम को देखोगे तो आपको उतनी भूख नहीं लगेगी जितना भूखे पेट वाले इंसान को आइसक्रीम देख के लगेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट भरने पे मेरे हार्मोन मेरे को बताते हैं पेट भर चुका है और मत खाओ। उसके बाद भी अगर मैं आइसक्रीम देख के खाता हूँ तो ये मेरे दिमाग का डिसीजन है, कॉन्शियस डिसीजन है कि खा लो कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा है। पर कायदे से मेरी बॉडी ने मेरे को बताया था अंकुर और मत खाओ, पेट भर चुका है। तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं प्रोवाइडेड हम उनकी सुने। देयर इज़ नो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाने का कोई पहले से हमारी बॉडी में डिज़ाइन नहीं है ऐसा। देयर इज़ इंस्टेड अ पावरफुल इनबिल्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट। हमारी बॉडी हमेशा से हमें रोकती आई है ओवर ईटिंग से। द थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस अज्यूम्स क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस प्रिवेंटेड ओबेसिटी। उन लोगों ने ये भी बोला कि पहले के टाइम पे लंबे लंबे समय तक खाना नहीं मिलता था, इसलिए दुनिया में लोग मोटे नहीं होते थे। जबकि मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैड प्लेंटीफुल फूड ईयर अराउंड। हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कई सोसाइटीज़, कई ऐसे ट्राइब्स, कई ऐसी गैदरिंग्स जहाँ पे इंसान इकट्ठे झुंड में रहते थे, उनके पास साल भर तक के लिए खाना हमेशा रहता था। भूखमरी इतनी नहीं हुआ करती थी। एग्जाम्पल, टोकिलो एक ट्राइब है साउथ पैसिफिक में जो कोकोनट, ब्रेड फ्रूट और फिश पे ज़िंदा रहते थे पूरे साल भर। Regardless, obesity was unknown to them until the onset of industrialization and the westernization of the traditional diet. वो लोग ओबीज नहीं थे, वो लोग मोटे नहीं थे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और उनकी ट्रेडिशनल डाइट का वेस्टर्नाइजेशन नहीं हुआ। इवन इन मॉडर्न डे नॉर्थ अमेरिका में भी अभी भी वाइड स्प्रेड फेमाइन हैज़ बीन अनकॉमन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में यूएस का ग्रेट डिप्रेशन आया, बहुत गरीबी आ गई थी। उसके बाद से आज तक दोबारा से भूखमरी कभी नहीं आई है। तो लोगों को ओबीज रहना ही क्यों है फिर ये बताओ? अगर आपको खाना मिल ही रहा है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा खाता रहूँ, अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक भी है तो। ये द ग्रोथ ऑफ ओबेसिटी 1929 के बाद से भूखमरी नहीं आई, बट ओबेसिटी आई 1970 के बाद से। 1929 से 1970 तक, ये 41 ईयर्स तक ओबेसिटी क्यों नहीं आई फिर? तब लोग मोटे क्यों नहीं हो रहे थे अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक था तो? इन वाइल्ड एनिमल्स मॉर्बिड ओबेसिटी इज़ रेयर इवन विद एन अबंडेंस ऑफ फूड। अगर जंगल में भी जानवरों को खाना बहुत मात्रा में मिलता रहे तो भी जानवर आपको मोटे नहीं मिलेंगे।
except when it is a part of the normal lifestyle as with hibernating animals. Unless वो जानवर आपको मोटे नहीं मिलेंगे जो जानवर हाइबरनेशन में जाते हैं, 6 महीने के लिए खाना खाते हैं, फिर 6 महीने स्टोर करने की सोचते हैं, उन अपने स्टोरेज पे ज़िंदा रहने की सोचते हैं, वो सीजनली मोटे पतले हो सकते हैं, बट यूजुअली आपको जानवर साल भर सेम लुक में मिलेंगे. Abundant food leads to a rise in the number of animals, not an enormous increase in their size. खाना ज़्यादा होने से जानवरों की संख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, जानवरों का साइज़ नहीं बढ़ता है. एग्जाम्पल, चूहे और कॉकरोच. जब खाना कम होता है तो चूहों की पॉपुलेशन कम होती है, जब खाना ज़्यादा होता है तो चूहों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है. देर आर मैनी मोर नॉर्मल साइज्ड रैट्स, नॉट द सेम नंबर ऑफ ओबीज रैट्स. मतलब दुनिया में आज भी अगर आप चूहों को भी देखो तो नॉर्मल चूहे ज़्यादा मिलेंगे देन मोटे चूहे. मोटे चूहे अभी भी दुनिया में बहुत कम हैं, नॉर्मल साइज़ के चूहे ही हमेशा ज़्यादा मिलेंगे आपको. देर इज़ नो सर्वाइवल एडवांटेज. ज़्यादा फैट रखने का बॉडी में कोई एडवांटेज है ही नहीं. एक मेल मैराथन रनर की बॉडी में 5 से 11% का बॉडी फैट होता है नॉर्मली. दिस अमाउंट प्रोवाइड्स, इतना फैट इतनी एनर्जी दे देता है कि अगर एक इंसान महीने भर भी ना खाए ना तो भी ज़िंदा रह सकता है. एग्जाम्पल, 5% बॉडी फैट को अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक इंसान की बॉडी में 5 kg फैट है. 5 kg का मतलब 5000 ग्राम्स. 5000 ग्राम्स ऑफ फैट को कैलोरीज में कन्वर्ट करो. 5000 इंटू 9, चलो फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, 9 इंटू 5000 इज़ 45,000 कैलोरीज. एक इंसान रोज़ 2000 कैलोरी भी बर्न करेगा ना तो भी उस इंसान को 22 दिन 22.5 दिन लग जाएंगे मरने में, पर फिर भी कोई मरता नहीं है. क्यों? अच्छा, 22.5 दिन में भी वो नहीं मरेगा क्योंकि हमारी बॉडी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है. 5 kg बॉडी फैट होना मतलब एब्स दिखना. एब्स दिखने वाला इंसान भी 22 दिन तक बिना खाने के ज़िंदा रह सकता है मिनिमम, पर धीरे धीरे करके उसका वो रोज़ 2000 कैलोरी भी बर्न नहीं कर सकता. बॉडी अपने आप एनर्जी सेविंग में भी जाएगी, वो शायद महीने 1.5 महीने भी ज़िंदा रह जाए खाना ना खाने पर. ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत साइंटिफिक अप्रोच है. हम लोगों को लगता है कि ठीक है खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, नहीं मरेंगे. हमारी बॉडी को ज़िंदा रखना आता है खुद को. हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है पर हम उससे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं. सर्टेन एनिमल्स फैटन रेगुलरली. कुछ जानवर हैं जो बहुत रेगुलरली मोटे होते हैं. एग्जाम्पल, भालू हाइबरनेशन में जाने से पहले अपना वज़न बढ़ाते हैं और वो अपना वज़न बिना किसी बीमारी के बढ़ाते हैं क्योंकि नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है. ह्यूमंस हाइबरनेट नहीं करते. ह्यूमंस सीज़न के हिसाब से अपने बिल में नहीं छुपते, तो हमें हाइबरनेशन के हिसाब से मोटा पतला होने की ज़रूरत नहीं है. एक और चीज़, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बीइंग फैट एंड बीइंग ओबीज. मोटे और ओबीज होने में फ़र्क है. ज़रा सी चर्बी आने में और पेट प्रेग्नेंट जैसा दिखने में फ़र्क है. ओबेसिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फैट टू द पॉइंट वेयर ऑफ हैविंग डिटरमिनेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस. मोटापा अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं ला रहा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं ला रहा, तो आप सिर्फ मोटे हो. पर अगर आपके मोटापे की वजह से आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ रही है ब्लड टेस्ट में, तो आप ओबीज़ हो. ओबेसिटी मतलब इंसान का मोटापा इतना बढ़ जाना कि उसको मेडिकल इश्यूज़ आ जाएं. भालू, व्हेल और बाकी एनिमल्स दे आर फैट बट उनमें कोई मेडिकल इशू नहीं है. ठीक है, दे आर इनफैक्ट जेनेटिकली प्रोग्राम टू बिकम फैट. उनको भगवान ने बनाया ही इसलिए कि वो मोटे हों. सूअर मोटे होने के लिए बने हैं. सूअर बीमार नहीं है अगर वो मोटा है तो, पर अगर एक इंसान मोटा है तो वो बीमार हो सकता है. वी आर नॉट इन ह्यूमंस. एवोल्यूशन डिड नॉट फेवर ओबेसिटी बट रादर लीननेस. ह्यूमंस में ओबेसिटी का फेवर नहीं करते थे. हम लोग हमेशा लीन होने के लिए बने थे. पतले रहो, स्ट्रांग बनो, एजाइल बनो, हंटिंग करो, दूसरे जानवरों को मारो. कोई जानवर हमें मारना है तो उससे बचो. ये सब करने के लिए हमें पतला होना ज़रूरी था. मोटे होंगे तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे. एक मोटा आदमी इफेक्टिव हंटर नहीं बन सकता. एक मोटा आदमी खुद को बचा नहीं सकता अगर चीता आ गया तो. थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस ने ये एक्सप्लेन नहीं करा था कि ओबेसिटी क्यों होती है. उसने ये भी नहीं बताया था कि ओबेसिटी कैसे आती है. अब इसका जो चैप्टर आएगा, हमारा अगला चैप्टर, दैट इज़ न्यू मॉडल ऑफ ओबेसिटी. कि ओबेसिटी अब असली में आती क्यों है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे.
द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी इज द कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इम्बैलेंस विद हाई ब्लड इंसुलिन एज इट्स सेंट्रल फीचर। आपको पता लगेगा कि ओबेसिटी एक हार्मोनल बीमारी है। ओबेसिटी सिर्फ खाने की बीमारी नहीं है। और कौन से हार्मोन की बीमारी है? मेनली हमारे इंसुलिन की। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी ओबेसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। द हार्मोनल प्रोफाइल ऑफ अ बेबी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन द मदर्स बॉडी। बच्चे का हार्मोन कैसा रहेगा ये उसकी माँ के हार्मोन पर डिपेंड करेगा, सेटिंग अप अ टेंडेंसी फॉर हाई इंसुलिन लेवल्स एंड एसोसिएटेड ओबेसिटी इन लेटर लाइफ। बच्चे की माँ का इंसुलिन लेवल कैसा है ये भी डिसाइड करता है कि बच्चा आगे चल के कैसा बनेगा लाइफ में, बच्चा मोटा होगा या नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का कैलोरिक इम्बैलेंस का एक्सप्लेनेशन कभी भी जेनेटिक इफेक्ट से ऊपर नहीं हो सकता। जेनेटिक इफेक्ट हमेशा ज़्यादा मैटर करेगा देन कैलोरीज। एक चीज़ और, ईटिंग एंड एक्सरसाइज आर वॉलेंटरी बिहेवियर्स। मैं खाना खाऊं या मैं एक्सरसाइज करूं या ना करूं, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं मोटा होऊंगा या पतला होऊंगा। ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़ ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इट इज़ मोर ऑफ जेनेटिक थिंग। मेरे हार्मोन्स कैसे हैं ये मेरे जीन्स डिसाइड करते हैं काफ़ी हद तक। पर हाँ, काफ़ी हद तक हम लोग अपने इंसुलिन को अपने खाने की आदतों से भी बिगाड़ लेते हैं। कई लोग हैं जो बचपन में पतले रहे थे, 30-40 की एज तक भी पतले रहे, उन्हें लगा वो पतले ही रहेंगे और वो बचपन से 30-40 के होने तक खूब चीनी खा रहे थे। एकदम से बॉडी के इंसुलिन ने गिव अप किया और 40-45 का होने पर अचानक से मोटे होने लग गए। फिर कई बार फीमेल्स ही बोलती हैं अपने बच्चों को, तुम्हारे पैदा होने के बाद मैं मोटी हो गई। उसमें बच्चे की गलती नहीं है, आपने गलत खाया है। या कई लोग बोलते हैं शादी के बाद मोटा हो गया। नहीं, शादी के बाद आपने बहुत गलत खाया होगा। शादी की वजह से मोटे नहीं हुए हो, आपने शादी के बाद जो खाया है उसकी वजह से मोटे हुए हो। बट इनहेरिटेड फैक्टर्स, माँ बाप से जो मैं लेकर आया हूँ वो सिर्फ 70% डिसाइड करता है। 30% आज भी वो फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग अपने एंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमें इसके बारे में क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी फिट, बी हेल्दी, टेक केयर।